हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस ऑफ विजन पॉइंट फॉर एनआईएस स्टूडेंट्स। बच्चों मैं आपका फिजिक्स का इंस्ट्रक्टर आदित्य सर आप लोगों को सेकेंडरी का फिजिक्स का कोर्स पढ़ा रहा था। फिजिक्स में बच्चों आप लोगों ने थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट मॉड्यूल आप लोग पढ़ चुके हैं, थर्ड मॉड्यूल आप पढ़ रहे हैं। थर्ड मॉड्यूल कौन सा बच्चों? मूविंग थिंग्स में बच्चों आप लोगों ने जो है इसके पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं। इस मॉड्यूल में एक फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ा था, बाकी इसमें पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 10 पढ़ लिया है और चैप्टर नंबर 1 भी पढ़ लिया है ना फिजिक्स में। अब कौन सा चैप्टर पढ़ना है बच्चों? आप लोग पढ़ रहे हैं, ये नहीं आज स्टार्ट हुआ है, एक लेक्चर हो गया है। चैप्टर है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 11 ग्रेविटेशन। कौन सा चैप्टर बच्चों? ग्रेविटेशन जो है बच्चों, उसमें आप लोगों ने शुरुआत का पोर्शन पढ़ लिया था, है ना। शुरुआत का पोर्शन आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ। शुरुआत के पोर्शन में था क्या? शुरुआत के पोर्शन बच्चों था क्या? आपने कहा सर ग्रेविटेशन क्या होता है ना। आपने पूछा सर व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन जो होता है बच्चों उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर बच्चों आप लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर न्यूमेरिकल्स देखे थे, है ना। आप लोगों ने बच्चों इस पर न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज आपको क्या पढ़ना है? आज आप पढ़ेंगे बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन कैसे दी जाएगी और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन यानी बच्चों मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है उसी को मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्सप्रेशन बोल रहा हूं, है ना। मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको क्या कहा जा रहा है? एक्सप्रेशन कहा जा रहा है। सिंपल आप लोग कहते हैं जैसे फॉर्मूला। तो मैंने कहा फॉर्मूला और डेफिनेशन दो चीजें इसके बारे में देखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। फिर आप पढ़ेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर में अगर कोई मोशन हो रही है तो उसके लिए कौन कौन सी इक्वेशन काम आएगी। ठीक, फिर मैंने कहा न्यूमेरिकल एग्जांपल कर लेंगे, किस पर? इस वाले पर। फिर आप मास के बारे में पढ़ेंगे और वेट के बारे में पढ़ेंगे। ये 5 टॉपिक आप आज पढ़ेंगे, बाकी आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैंने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। आपने कहा सर ऐसा है, मोशन हो रहा है। आपने कहा सर मोशन हो रहा है। एक बात आपने ये भी कहा सर ऑब्जेक्ट है, फोर्स लग रहा है। फोर्स कौन सा लग रहा है? आपने कहा सर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। आपने कहा सर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये अर्थ है और अर्थ के पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अर्थ क्या करेगी? अपनी ओर पुल करेगी, है ना। और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये अर्थ को अपनी ओर पुल करेगा। तो आपने कहा सर क्या लगा? फोर्स, है ना। क्या लगा? फोर्स। आपने कहा सर जो फोर्स होता है, फोर्स हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए, है ना। आपने देखो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में इसको देखा था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का रिजल्ट ये आया था। आपने कहा सर F इक्वल्स टू ma होता है, हमेशा होता है। तो अगर फोर्स लग रहा है बच्चों तो मास होना चाहिए। अगर मास है और आपको फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। तो भैया एक्सेलरेशन जो ये वाला एक्सेलरेशन है ये किसके कारण आया? आपने कहा सर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आया। किसके कारण आया? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आया। जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आया उसी को आपने कहा सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आई? मैंने कहा द एक्सेलरेशन विच कॉजेज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो भी एक्सेलरेशन आता है बच्चों, ग्रेविटी के कारण जो भी एक्सेलरेशन आता है उस एक्सेलरेशन को आप कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। मैंने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, है ना, स्मॉल जी। आप लोगों ने जी से दो रिप्रेजेंटेशन देखा। आपने कहा सर एक आता था कैपिटल जी, एक आपने कहा स्मॉल जी। कैपिटल जी क्या होता था बच्चों? आपने कहा कैपिटल जी जो होता है आपने कहा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने कहा बच्चों, आपने कहा ये क्या है? कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू आपने बताई थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आप ही ने बताया था, है ना बच्चों। लास्ट लेक्चर में आप ही लोगों ने बताया था ये ऐसा होता है। फिर मैंने कहा अच्छा आज मैं ये बता रहा हूँ कि ग्रेविटी क्या होती है। मैंने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है उसको मैं स्मॉल जी से डिनोट करता हूँ।
ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान सुनो बच्चों, जो कैपिटल जी होता है, कैपिटल जी जो होता है, इसके बारे में मैंने बताया था कि देखो ये कांस्टेंट है, चाहे अर्थ की सरफेस पर हो या मून की सरफेस पर हो या सन की सरफेस पे हो या फिर फ्री स्पेस पे भी आप चले जाओगे तो हर जगह ये कांस्टेंट है। लेकिन स्मॉल जी, मैंने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी किसको कहते थे बच्चों आप लोग? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके कारण आए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके कारण या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके कारण आए? आपने कहा सर अर्थ के कारण। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना, रिपल्सिव फोर्स तो होता नहीं। तो आपने कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, या यूं कह दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अर्थ के कारण आया तो आपने कहा ग्रेविटी। तो यानी कि अर्थ पर, अर्थ की सरफेस पर, सिर्फ और सिर्फ अर्थ की सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको आपने कहा सर स्मॉल जी। उसको आपने क्या कहा? स्मॉल जी। इसकी वैल्यू होती है बच्चों स्मॉल जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान सुनो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती थी? मोशन याद करो, मोशन याद करो, आपने मोशन में पढ़ा, मोशन में आपने पढ़ा एक्सेलरेशन की यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट आप कहते थे सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट बच्चों आप कहते थे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी मैं कह रहा हूं ये भी एक्सेलरेशन ही तो है, ये भी एक्सेलरेशन ही तो है, लेकिन प्रोड्यूस किसके कारण हुआ? आपने कहा सर ग्रेविटी के कारण। आपने कहा ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी के कारण एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ जिसको आप क्या कहते हैं? स्मॉल जी। इसकी वैल्यू आपने कहा अर्थ की सरफेस पर फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मून की सरफेस पे चले जाएंगे चेंज हो जाएगी, सन की सरफेस जाएंगे चेंज हो जाएगी, फ्री स्पेस में चले जाओगे बच्चों जीरो हो जाएगी। यानी कि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो चलो पढ़ते जरा इसके बारे में आगे। मैंने कहा कि अगर ये वेरिएबल है तो अलग अलग जगह पर इसके लिए फॉर्मूला क्या डिराइव कर सकते हैं। तो मैंने कहा बच्चों मान लो अर्थ की सरफेस हो या कोई भी प्लेनेट हो, मान लिया कोई प्लेनेट है, चलो मान लिया ये कोई प्लेनेट है, ठीक। इस प्लेनेट का जो कोर है, कोर के अंदर एक सेंटर होगा। देखो स्फेयर है, स्फेयर की एक सेंटर होगा, सेंटर से सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको आप रेडियस कह दोगे। उसको आप क्या कह दोगे बच्चों? रेडियस कह दोगे। मैंने कहा इस सरफेस पर एक छोटा सा दूसरा ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है ना, छोटा सा दूसरा ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है। तो मैंने कहा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर आ गई। दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों उसको मैंने कैपिटल आर से डिनोट कर दिया। मैंने कहा जो प्लेनेट था, प्लेनेट का मास जो था वो कैपिटल एम था, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास बच्चों स्मॉल एम हो गया। प्लेनेट का मास कैपिटल एम और ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम। यहां तक क्लियर? अच्छा एक बात ध्यान सुनो, मैंने कहा क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो प्लेनेट क्या करेगा? उसको अपनी ओर खींचेगा। प्लेनेट ने उसको अपनी ओर खींचा तो क्या लगा बच्चों? फोर्स लगा। क्या लगा? फोर्स लगा। देखो फोर्स एफ, इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख देते ना, ठीक। फोर्स लगा किधर? सेंटर की ओर। फोर्स की एक डायरेक्शन होती है हमेशा बच्चों, फोर्स की हमेशा क्या होती है? डायरेक्शन होती है। मैंने कहा द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, F इक्वल्स टू mg होता है ना। तो मैंने कहा ये जो फोर्स है जो कि इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है वो कितना होगा? मैंने कहा देखो जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक, जो एक्सेलरेशन होगा और जो मास होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा अगर अर्थ की बात है तो अर्थ पर जो एक्सेलरेशन लगता है कितना लगता है बच्चों? आपने कहा सर स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन कितना होता है बच्चों? स्मॉल जी। तो अगर एक्सेलरेशन स्मॉल जी होता है, आपने कहा सर F इक्वल्स टू ma होता है, F इक्वल्स टू m इंटू a होता है। मैंने कहा a जो है वही स्मॉल जी है, तो आपने a को स्मॉल जी में चेंज कर दिया तो F इक्वल्स टू mg आ गया। क्या? आपने कहा सर इक्वेशन नंबर 1, ठीक। फिर मैंने कहा अगर यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, कौन सा बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा ये तो फंडामेंटल फॉर्मूला हो गया, हर जगह काम करने वाला, लेकिन यहाँ पे ये फोर्स कौन सा है? आपने कहा सर ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग आपने फोर्स का फॉर्मूला देखा था बच्चों, कहा था, क्या कहा था? F इक्वल्स टू कैपिटल G, पहले ऑब्जेक्ट का मास इंटू सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास अपॉन
दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, तो जिसको आप m1 इंटू m2 कहते थे। मैंने कहा m1 m2 क्या होता था, दोनों का मास, है ना, तो m1 को मान लो प्लेनेट का मास हो गया और m2 को मान लो ऑब्जेक्ट का मास हो गया, तो मैंने कहा F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि F इक्वल्स टू जी m इंटू m बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो अच्छा, आपने कहा इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। फिर मैंने कहा बच्चों ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था, उसी को आपने कहा कि वो F इक्वल्स टू एम जी होता है क्या, है ना, F इक्वल्स टू एम जी होता है क्या, ये आपने कहा सर फंडामेंटल तरीके से हमने बताया। और मैंने कहा ये जो है ये मैंने फॉर्मूले से बताया। तो अगर फॉर्मूले से और ये दोनों चीज एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वाला F और ये वाला F इक्वल है क्या? अगर दोनों इक्वल है तो राइट साइड वाली दोनों इक्वल हो जाएंगे क्या? मैंने कहा हाँ इक्वल तो हो जाएंगे, इक्वल तो हो जाएंगे। तो अगर इक्वल हो जाएंगे तो मैंने कहा बच्चों, मैंने कहा F इक्वल्स टू एम जी और F इक्वल्स टू जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर। तो इसको और इतने को मैंने इक्वेट कर दिया। जैसे मैंने इक्वेट किया, एक दूसरे के इक्वल दिखाया, तो मैंने कहा एम जी इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो एक चीज़ देखो, इधर भी m है इधर भी m है, तो मैं इस m से इस m को कैंसिल कर दूंगा क्या, m से m कैंसिल हो गया, आया कितना, स्मॉल g इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। यानी कि जिस भी प्लैनेट पर आपको क्या देखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप करेंगे क्या, उस प्लैनेट पर या उस प्लैनेट का टोटल मास अपॉन उस प्लैनेट का जो रेडियस होगा उस रेडियस के स्क्वायर को आप डिवाइड करके किससे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना, स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी। देखो कितना इजी, जरा सा भी टफ नहीं है, बेहद इजी है, आसान चीज़ें हैं, कठिन नहीं बच्चों, इजी चीज़ें। तो आप आसानी से पढ़ भी तो सकते हो ना, एग्जाम में पूछेगा ऐसे टिप देना और ये वाला डायग्राम बना देना। डायग्राम बना दोगे तो आपको जो है 100 में 101 नंबर मिल जाएगा, खुश हो जाना। चलो आगे पढ़ते हैं। मैंने कहा बच्चों अगर इक्वेशन ऑफ मोशन ग्रेविटी के अंदर हमको देखना हो, मैंने कहा मोशन हो रहा था, आपने कहा कैसे, मैंने कहा एक बॉल लिया हमने ऐसे और फ्रीली उसको छोड़ दिया। जब मैंने इसको ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा तो वर्टिकल मोशन हो रहा है क्या, वर्टिकल मोशन हो रहा है क्या? आपने कहा सर देखिए ऐसा है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, तो आपने कहा अगर ये अर्थ है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट मैंने रखा तो ये इधर की ओर गिरेगा क्या, सेंटर की ओर, है ना, सरफेस पे आके टिक जरूर जाएगा लेकिन सेंटर की ओर गिरेगा क्या? आपने कहा सर इस डायरेक्शन में फोर्स था, तो जिस डायरेक्शन में बच्चों फोर्स होता उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाती है क्या, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाती है क्या? आपने कहा हाँ। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को मैंने ऐसे लिए छोड़ दिया और जब ये गिरने लगा तो मैंने माना कि इसको मैंने h हाइट से गिराया था। कितनी हाइट से गिराया था बच्चों? h हाइट से गिराया था। और शुरुआत में इसकी जो वेलोसिटी थी वो स्मॉल u थी और जब ये टकराने वाला था उस टाइम इसकी वेलोसिटी v थी। टकराया नहीं बच्चों, कोलिजन नहीं हुआ, कोलिजन से जस्ट पहले का टाइम, कोलिजन होने वाला था। ये ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से टकराने वाला था लेकिन टकराया नहीं है ना, टकराने वाला था लेकिन टकराया नहीं। तो आपने कहा उस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना था, v था। आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक आने में इसने टाइम कितना लिया? आपने कहा सर स्मॉल t टाइम लगा होगा। कितना टाइम लगा होगा? स्मॉल t। और मैंने कहा अच्छा एक्सेलरेशन कितना लग रहा? आपने कहा सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगी। क्या काम करेगा बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। आपने कहा चलो अच्छा देखते हैं। आपको सारा डेटा मालूम है ना, सारा डेटा मालूम है। फिर आपने कहा देखो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी वो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होती थी क्या? आपने कहा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ ए क्या डिनोट कर रहा है बच्चों? एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा काम कर रहा है? आपने कहा सर एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस ए को आप चेंज कर देंगे स्मॉल जी में, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, है ना। तो स्ट्रेट लाइन मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन गई? v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ये लिखा हुआ है। ठीक, फिर चलो अच्छा अगला देखते हैं। मैंने कहा बच्चों
पूरा नहीं इरेज करते वरना उधर भी मिट जाएगा, है ना, समझ नहीं पाओगे फिर। चलो देखो, मैंने कहा बच्चों जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होती है, आपने कहा सर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने पूछा बच्चों s क्या बता रहा है, आपने कहा सर डिस्टेंस जो कवर हुई है। मैंने कहा इस मोशन के दौरान कितनी डिस्टेंस कवर हुई, आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक, है ना, यानी टोटल डिस्टेंस आपने क्या बताई, पहले ही बता रखी, कितना, स्मॉल h, तो आपने कहा सर स्मॉल h, ठीक। u आपको पता है, t आपको पता है, प्लस 1/2 आपको पता है। अब स्मॉल a, ठीक, स्मॉल a क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, एक्सेलरेशन कितना है, आपने कहा सर स्मॉल g, मैंने वैल्यू पुट कर दी स्मॉल g और t स्क्वायर, तो आपने कहा h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई बच्चों, क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी बच्चों अलग नहीं है। चलो मैंने कहा जो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो a क्या है बच्चों आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और s क्या है बच्चों आपका, आपने कहा सर जितना हाइट हमने ट्रेवल किया है, हाइट आपने h ट्रेवल किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, तो आपने कहा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। आपने कहा सर थर्ड इक्वेशन हमको मिल गई, मैंने यहाँ लिखी हुई है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। आपने तीन इक्वेशन देख ली, ऐसा है ना बच्चों, मोशन की तीन इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इन तीनों से आपने कहा सर ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकाल सकते हैं, कब, अगर मोशन हमारा अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो अंडर ग्रेविटी मोशन आपने ये निकाला, तीन इक्वेशन होती, तीनों निकाल ली, बात समझ में आई। तो ये देखो ये भी काफ़ी इजी था। मैंने कहा अगर ये इजी है बच्चों, अगर ये इजी है तो मैं थोड़ा सा इस पर एक न्यूमेरिकल करके देख लेता हूँ, है ना, एग्जाम्पल करके देख लेते। एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा एक बॉल थी वर्टिकली अपवर्ड फेंकी गई है, यहाँ पर एक बॉल है, ठीक, इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 122.5 मीटर, यहाँ तक ये उड़ करके ऊपर आया, ठीक, ऊपर वाली लाइन को मिटा देता हूँ। मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ तक जाएगा, उसके बाद वापस घूम के नीचे चला आएगा। मैंने कहा इसकी हाइट कितना है, मैंने कहा 122.5 मीटर, ठीक। ध्यान सुनो बच्चों, मैंने कहा ये इतना है, आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट वेलोसिटी विद विच बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उस वेलोसिटी को बताओ जिससे ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका गया था। ध्यान सुनो, अगर एक्सेलरेशन काम कर रहा है ना, एक्सेलरेशन काम कर रहा है, एक्सेलरेशन कौन सा काम करेगा बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन आपने कहा सर ऐसा है ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लगता है, तो मैंने कहा माइनस साइन लगा दो। क्या कहा बच्चों मैंने, माइनस साइन लगा दो। जब आपने माइनस साइन लगा दिया तो आपकी जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपने कहा जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपने कहा था बच्चों s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन आपने यहाँ पर फॉर्मूला देखा h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो मैं एक काम करता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ। मैंने कहा h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन आपने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, माइनस डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में, तो आप जब माइनस लगा देंगे तो ये यहाँ पर जो प्लस लिखा है इसको हटा करके हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस साइन लगा देंगे, क्या है ना। जब बॉल को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में, और जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी बच्चों, प्लस में। बात समझ में आई। मैंने कहा h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h कितना बच्चों 122.5, ठीक। आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। अच्छा टाइम भी नहीं दिया है क्या, टाइम भी नहीं दिया बच्चों, टाइम भी नहीं दिया है। काम करते थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते, इससे आप नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, मैंने कहा टाइम भी नहीं पता है, यू भी नहीं पता है, तो एक इक्वेशन दो अननोन कभी नहीं निकाला जा सकता। आपने कहा सर दो इक्वेशन दो अननोन निकाल लोगे, वन इक्वेशन वन अननोन निकाल लोगे, तो मैंने कहा अच्छा इससे नहीं निकाल सकते आप।
अब आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहते हैं आप, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने कहा v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। आपने कहा सर u निकालना है, हमको t भी नहीं पता है ना, तो आपने कहा सर इससे भी नहीं निकाल सकते, अब क्या किया जाए। तो बच्चों एक ही इक्वेशन बनी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो वहाँ पहुँचते हैं और कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ध्यान सुनो, मैंने कहा जो ऑब्जेक्ट था उसको मैंने वर्टिकली फेंका और वो मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद क्या होगा बच्चों, वापस नीचे आने लगेगा क्या, वापस नीचे आने लगेगा क्या। आपने कहा सर मैक्सिमम हाइट तक गया और उसके बाद वापस नीचे चला आया। तो जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, 0, है ना। उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड। और शुरुआत में जो वेलोसिटी थी बच्चों, शुरुआत में थी मैंने कहा u, और टोटल हाइट आपने कितनी ट्रेवल की, आपने कहा सर h है कितना 122.5 मीटर। आपने कहा सर फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगा सकते, सेकंड नहीं लगा सकते, मैंने कहा थर्ड लगाओ। आपने कहा फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने कहा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। जब आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, तो आपने कहा सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर जाते समय माइनस और नीचे आते समय बच्चों प्लस। तो ऊपर जाते समय अगर माइनस है तो यहाँ वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों, इक्वेशन आपकी माइनस में आ जाएगी क्या, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। बात समझ में आई, माइनस 2gh। आपने कहा सर वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में कितना बच्चों, 0। आपने कहा 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू u कितना बच्चों, यही आपको निकालना है, माइनस 2। g की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 9.8 इंटू ये क्या लिखा बच्चों, हाइट 122.5, ठीक। कितना आया, u को इधर ले आओ, बाकी उधर पड़ा रहेगा, या इसको इधर ले आओ। तो मैंने कहा यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 9.8 इंटू 22.5। बात समझ में आई। कैलकुलेशन करते अगली स्लाइड खाली है, चलो अच्छी बात है। आपने कहा क्या निकाल रहे थे हम बच्चों, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 9.8 इंटू 122.5 ऐसा लिखा हुआ था। कैलकुलेशन स्टार्ट करो। मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 9.8 इंटू 225 आ जाएगा क्या, इसे मल्टीप्लाई करोगे 225 आ जाएगा क्या। अच्छा आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं, मैंने कहा इसको जरा तोड़ो, क्या आएगा 2 इंटू 4.9 लिख सकते हो क्या, इंटू 225। इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मल्टीप्लाई ना भी करो तो क्या कर सकते हो आप 1225 किसका हो सकता है 635 का आपका जो स्क्वायर होता है बच्चों कितना आएगा 25 और 4 3 12। हाँ वो तो मिल गया, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो इजी है क्वेश्चन, इजी है, अगर मल्टीप्लाई ना करते तो भी हम निकाल लेते हैं। मैं कैलकुलेशन इजी है कर रहा हूं बच्चों, आप लोग चाहो तो लास्ट में पूरा मल्टीप्लाई करके तब अंडर रूट निकालो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ ऐसे ही निकालना चाह रहा हूँ। 2 इंटू मैंने इसको तोड़ दिया, कितना आया 2 इंटू 4.9, इसको तोड़ दिया कितना आया बच्चों, मैंने कहा इसको 10 इंटू 12.25 लिख सकते हैं, है ना। 10 इंटू 2.5 तो सॉरी 12.25, तो ये जो 10 है इसमें मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा 2 इंटू 2 इंटू 4.9 इंटू 10, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, मैंने कहा डेसिमल चला जाएगा। देखो कैलकुलेशन इजी कर रहा हूँ, कैलकुलेशन करने के तरीके हैं बच्चों ये 12.5, हमें ये लिखा हुआ u का स्क्वायर, आपको चाहिए अंडर रूट u, सॉरी u का स्क्वायर, आपने कहा इसका अंडर रूट ले लिया जाए तो 2 इंटू 2 लिखा है। 49 को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, 49 को 7 7 जा 49, और 12.25 को क्या लिख सकते हैं बच्चों आप 3.5 इंटू 3.5,
कैलकुलेशन है, मैंने इजी कर ली। अगर अंडर रूट निकालना था आपको 2 2 का पेयर बनाया, आपने पेयर बनाया, फिर पेयर बनाया, फिर पेयर बना लिया, कितना आया आंसर 2 × 7 × 3.5। 3.5 का 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, आपने कहा 7, 7 × 7 49। अरे वाह, ये तो काफ़ी अच्छा आंसर आ गया, यू आया 49 मीटर पर सेकेंड। देखा 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन बच्चों मैंने इजी की थी, बस आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकालना। मेरे पास यहाँ कैलकुलेटर नहीं है, मुझे मेथड लगाना, तो मैंने जुगाड़ लगा के आंसर निकाला है। आप क्या करोगे, चाहे जैसे कर लो, जैसा आपको सही लगे, जैसा टेस्टी लग जाए। फिजिक्स में यही चीज़ सबसे अच्छी होती है, आपको कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग करनी है, अपने अकॉर्डिंग करनी, कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने कहा बच्चों ये आगे, अच्छा आगे देखते हैं और क्या निकालना। मैंने कहा टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना, मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों, ये आप लोगों ने समझ लिया होगा, है ना। मैं इसको मिटा देता हूं। मैंने कहा ऑब्जेक्ट यहां से मैंने थ्रो किया, ऊपर गया वापस नीचे आया, है ना, ऊपर गया वापस नीचे आया। तो इस डायरेक्शन में जाते समय उसने टाइम कितना लिया था, टाइम कितना लिया था। आपने कहा सर हमको पता क्या क्या है, आपने कहा सर एच पता है 122.5 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी निकाली बच्चों, 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आपसे कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना, आपने कहा सर अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा था ना, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखना, क्वांटिटी के बगैर में यूनिट जरूर लिखना। आपने कहा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने कहा सर फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बच्चों, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होनी चाहिए थी। आपने कहा सर अपवर्ड डायरेक्शन में -g, डाउनवर्ड डायरेक्शन में +g होता है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में -g है तो यहाँ पर साइन कैसा लग जाएगा बच्चों, माइनस में, मैंने माइनस लगा दिया। h कितना है आपका, आपने कहा सर 122.5, u कितना है आपका 49, टाइम आपको निकालना है -1/2, g की वैल्यू आपने कहा सर 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बच्चों, ध्यान रखना, टी का स्क्वायर दिया हो ना। अच्छा कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया तो कितना आया 225 इक्वल्स टू 49 इंटू 2 इंटू टी -9.8 टी स्क्वायर अपॉन 2। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो आपने कहा सर 225 इक्वल्स टू 98 टी -9.8 टी स्क्वायर। ठीक, अरेंज कर लो। आपने कहा सर 9.8 टी स्क्वायर -98 टी और प्लस 225 इक्वल्स टू 0, 225 इक्वल्स टू 0। अब आपका कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो रहा है, इसको इजी किया जाए क्या, इजी किया जाए क्या, कैसे इजी किया जाएगा। मैंने कहा 225 7 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, 7 से डिवाइड करो, नहीं हो रहा, किससे डिवाइड होगा ये, कोई दिक्कत है। इसको सॉल्व करोगे बच्चों, आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पता है ना। यहाँ श्रीधराचार्य लगा सकते हैं आप। टी की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा सर -b कर दिया 98 आ गया, -98 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, -98 का स्क्वायर कर देंगे, -4ac, -4 इंटू 9.8 इंटू 225 अपॉन 2a, 2 इंटू 9.8। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग, कैलकुलेशन कर लेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। शायद जहां तक मुझे याद है आंसर 5 सेकंड आ रहा था। ठीक, आंसर 5 सेकंड आ रहा था। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन कोई इतना भी टफ नहीं, बस मेरे पास टाइम नहीं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। आप कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक, जब नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आंसर आपको मिल जाएगा, आपको आंसर ये आ जाना चाहिए। ठीक है, अगली बात आती है बच्चों, देखो यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया, अब बात आती है मास क्या होता है और वेट क्या होता है। बच्चों बात आती है मास क्या होता है, वेट क्या होता है। तो मैंने कहा पहले मास के बारे में पढ़ लेते हैं, मास के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने कहा
मास जो होता है कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा मैटर कंटेन करता है। मैंने कहा मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय इट। कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा मैटर कंटेन करता है, उस अमाउंट को, उस क्वांटिटी को आप क्या कहते हैं बच्चों? मास कहते हैं। अमाउंट ऑफ मैटर, है ना, सीधा सीधा अमाउंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। तो मैंने कहा मास जो होता है बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं, मास की बच्चों कोई डायरेक्शन नहीं। मैंने कहा अगर मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती है तो इसकी वैल्यू हर जगह क्या होगी बच्चों? कांस्टेंट होगी। मैंने कहा इट इज अ कांस्टेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में अगर आपने ये जैसे मेरे हाथ में पेन है ना, इसका मास, वेट नहीं बच्चों, मास जितना अर्थ की सरफेस पे है, उतना मून की सरफेस पे है, उतना ही सन की सरफेस पे है, उतना ही फ्री स्पेस में, उतना ही आप नेपच्यून प्लूटो कहीं चले जाओ, है ना, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओगे इसका मास कांस्टेंट रहेगा और वेट जो होगा बच्चों वेरी करता रहेगा। मैंने कहा मास जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का, जो किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है बच्चों, मैंने कहा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पेन बैलेंस। विद द हेल्प ऑफ बच्चों पेन बैलेंस। जो पेन बैलेंस होता है, आप कहोगे सर पेन बैलेंस क्या होता है? मैंने कहा ये देखो बनाया हुआ है। अरे दुकान में जाके नहीं कहते सर यहाँ 1 किलो रखा और यहाँ 1 किलो आलू रख दिया, है ना। तो जब आलू खरीदने जाते हो तो ये पेन बैलेंस होता है, याद रखना बच्चों, ये पेन बैलेंस होता है। तो पेन बैलेंस से आप क्या मेजर करते हो बच्चों? मास। पेन बैलेंस से क्या मेजर करते हैं बच्चों? मास। और मास की जो एसआई यूनिट होती है वो कितनी होती है? केजी। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अब बात आती है बच्चों वेट क्या होता है? बच्चों वेट क्या होता है? मैंने कहा वेट जो होता है वो एक फोर्स है। वेट क्या होता है बच्चों? फोर्स है। मैंने कहा वेट इज एन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, उस फोर्स को आप क्या कहते हैं बच्चों? वेट कहते हैं, है ना। W इक्वल्स टू mg। W इक्वल्स टू बच्चों mg। देखो मैंने कहा फोर्स कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिससे अर्थ खींचेगी। तो मैंने कहा W इक्वल्स टू mg। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। क्या हो गया बच्चों? फॉर्मूला। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन। एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन यानी कि आप अगर लिखना चाहें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आपको बच्चों फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने कहा था डेराइव्ड क्वांटिटी, तो मैंने न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज करना सिखाया था, इसमें चेंज करना सिखाया था। वहाँ जाकर एक बार फिर से पढ़ लेना, ठीक है, कभी भूलना नहीं, क्योंकि ये हर जगह हर चैप्टर में काम आना है। अब क्योंकि बच्चों फोर्स की डायरेक्शन होती है, इसका मतलब वेट की भी डायरेक्शन होगी, तो मैंने कहा वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब पूछा गया डायरेक्शन किधर होगी? मैंने कहा ये अर्थ है, ठीक, अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उसके वेट की डायरेक्शन किधर होगी? उधर नहीं चली जाएगी, इसके वेट की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहां ऑब्जेक्ट रखा तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहां मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर की तरफ होती है बच्चों डायरेक्शन, किसकी? वेट की। वेट की डायरेक्शन किधर होती है बच्चों? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर की ओर डायरेक्शन होती है, किसकी? वेट की, याद रखना। अब बात आती है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जनरली मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस, देखो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है बच्चों? इससे आपका वेट मेजर किया जाता है। इससे क्या मेजर किया जाता है बच्चों? वेट। जैसे आप लोग घर में वो गैस देने वाला नहीं आता सिलेंडर, है ना, हॉकर जो आता है, उससे कहा जाता है मेजर करो कितने किलो का आपका सिलेंडर है। तो ध्यान से याद रखो बच्चों, पैन बैलेंस नहीं यूज करता, इसका यूज नहीं करता, उसको जो दिया जाता है वो स्प्रिंग बैलेंस दिया जाता है। इसी में आपका सिलेंडर फंसा करके वो ऐसे उठा लेता है, और जब उठा लेता है तो स्प्रिंग का यहाँ पर जो रीडिंग रहती है वो ऊपर नीचे आती जाती है ना। तो जितना ज़्यादा वेट होगा ये स्प्रिंग उतना ज़्यादा नीचे आ जाएगी, उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चों? नीचे आ जाएगी। तो आप इसी को कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। बात समझ में आई? उससे क्या मेजर करते हो बच्चों? आप वेट मेजर करते हैं, ठीक। तो यहां तक तो बच्चों आज का सेशन था, काफी लेंदी हो गया क्या? ज्यादा लेंदी नहीं हुआ, इतना बच्चों आप लोगों को पढ़ेंगे, ठीक। बाकी मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।